हाँ, क्लास 9th के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। इसके पूर्व आपको अध्याय 5 के संबंध में बताया जा चुका है संस्थाओं का कामकाज। तो संस्था क्या है, संस्था किसे कहा जाता है, इसके बारे में आप पूर्ण रूप से अवगत हैं। संस्थाओं के द्वारा नीतिगत फैसले लिए जाते हैं। संस्था किसे कहते हैं? संस्थाओं के द्वारा ही किसी भी कार्य को करने के लिए नीतिगत फैसले लिए जाते हैं। नीतिगत फैसले का अर्थ नियम कानून। कोई भी कार्य करने के लिए नियम कानून बनाया जाता है और वह नियम कानून जो होता है सबके लिए जरूरी होता है। तो यह नियम कानून कहाँ से बनता है? संस्थाओं के द्वारा ही बनता है। तो जैसे आपको बता दिया गया है कि संसद भवन एक प्रकार का संस्था है और यह पूरे राष्ट्र का लिए नियम कानून इसी संसद भवन से बनाया जाता है और पूरे देश के जनता के हित में बनाया जाता है। जो जनता के हित में नियम कानून नहीं रहता है उसे बदलने का, परिवर्तन करने का काम भी यही संसद भवन से किया जाता है। तो पुनः अब आज हम आपको बताएंगे कि राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसे जहाँ भी लोकतांत्रिक देश होता है वहाँ पर राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन गैर लोकतांत्रिक देश जहाँ भी होता है वहाँ पर राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। या जहाँ पर राजतंत्र होता है, राजा का शासन होता है, राजनीतिक संस्था, क्योंकि शासन की बागडोर केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में रहता है। सैनिक तानाशाह का देश रहता है, शासन एक ही के हाथ में रहता है। केवल अन्य संस्था जो होते हैं केवल दिखावे का होता है। जैसे आपको पाकिस्तान के संबंध में, आपको रूस के संबंध में, या पुनः आपको चाइना के संबंध में आप जानते हैं कि रूस पाकिस्तान एक सैनिक तानाशाहों का देश है। सैनिक शासन पर पाकिस्तान में चलता है, लेकिन दिखावे के लिए वहाँ जो है राष्ट्रीय सभा, प्रांतीय सभा बनाया गया है। क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रीय सभा जो होता है, राष्ट्रीय सभा यानी पूरे, जैसे आपका लोकसभा होता है, लोकसभा के सदस्यों का जिस प्रकार से चुनाव होता है उसी प्रकार से वहाँ जो उसका नाम है राष्ट्रीय सभा। तो राष्ट्रीय सभा के जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं जनता के द्वारा या प्रांत के द्वारा, विधानसभा जो आपके यहाँ कहा जाता है उसको वहाँ प्रांतीय सभा कहा जाता है। तो इसका वहाँ पर कोई महत्व नहीं है। इसका पूरा निर्णय लेने का अधिकार वहाँ के राष्ट्रपति को ही है। इसलिए कि कानून में संशोधन करके कोई भी कार्य करने के लिए, यानी जो प्रांतीय और राष्ट्रीय जो सभा है बिना राष्ट्रपति के आदेश का नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से जो जनप्रतिनिधि सभा है पाकिस्तान में उसका कोई महत्व नहीं है, एक दिखावे का है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान को हम एक लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से तो चाइना में भी एक दल का, एक पार्टी का शासन चलता है। वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। मीडिया वाले या अन्य जो है वो सरकार के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से भी हम लोकतांत्रिक देश, लेकिन लोकतांत्रिक देश जहाँ भी होता है वो पूरा जनहित में जनता के मत से, जनता के विचार से निर्णय लिया जाता है, या जनता को पुनः उन खामियों को, त्रुटियों को विरुद्ध में आवाज़ उठाने का भी हक, अधिकार संवैधानिक रूप से प्रदान किया गया है। तो राजनीतिक जो शब्द है वो एक कोई खतरनाक शब्द नहीं है, व्यवहारिक रूप से अच्छा शब्द है। इससे जनता
सही और गलत निर्णय लेने में सफल होता है। तो राजनीतिक के लोकतांत्रिक देश में राजनीति के व्यवस्था होता है। जैसे लोकसभा के सदस्यों का जब चुनाव होता है तो भारत में जानते ही हैं कि विभिन्न राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल और निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतरते हैं और वे सभी अपनी अपनी जीत बनाने के लिए, अपनी जीत हासिल करने के लिए एक दूसरे की कमियों को, खामियों को या अगले जब जो चुनाव जीत चुका होता है या जो सरकार में सत्ता में रहता है और जनता से वादा किया हुआ कार्य को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है, तो ये राजनीतिक जो संस्था है, जैसे लोकसभा राजनीतिक संस्था है, तो ये सदस्य उनकी खामियों को जनता के समक्ष रखते हैं और इसके कारण अगले चुनाव में या अपनी जीत हासिल करते हैं। तो राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता एक जनहित में, राष्ट्रहित में बहुत ही जरूरी है। अगर ये राजनीतिक संस्था नहीं रहेगा तो केवल एक व्यक्ति ही उस कुर्सी पर बैठ करके और मनमानी कार्य करना शुरू करेगा, जनहित के विरुद्ध कार्य करेगा, राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करेगा, मनमानी रूप से कार्य करना शुरू कर देगा और इससे जनता का सही रूप में सेवा नहीं हो पाएगा। तो इसके कारण हमें राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है। ये राजनीतिक संस्था नहीं रहेंगे तो ठीक जो पाकिस्तान की स्थिति है, जो चाइना की स्थिति है, ठीक उसी प्रकार का स्थिति लोकतांत्रिक देश का भी बन जाएगा। इसीलिए हमें राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है और ये राजनीतिक जो संस्था के जो प्रतिनिधि होते हैं ये भी स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि इनका भी हाथ बंधा हुआ होता है, ये भी बंधे हुए होते हैं एक दूसरे से। कैसे? किसी भी कार्य को करने के लिए नियम कानून तो बना सकते हैं, लेकिन उस नियम कानून को बनाने के बाद राज्यसभा और राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति और तीनों जगह से गुजरने के बाद ही वह व्यवहारिक रूप में पारित समझा जाता है। तो इस प्रकार से ये स्वतंत्र नहीं है। तो इसके कारण जनता के हित में राजनीतिक संस्था का होना बड़ा ही जरूरी है। तो अब देखिए, तो संसद के बारे में भी आपको बता दिया गया है। संसद संसद के दो सदन होते हैं, कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। पुनः
संसद के अंग 3 होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा के सदस्यों का कुल संख्या 545 है। भारत में 543 सदस्यों का जनता द्वारा चुनाव होता है। 2 अन्य सदस्य होते हैं। आगे है राज्यसभा के सदस्यों का संख्या 245 है। 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्य लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4
5 वर्षों का होता है। राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता तो इस प्रकार से इतना हम लोग समझ गए। पुनः यह ध्यान देंगे कि जो संस्थाओं, राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा जो नीतिगत फैसले लिए जाते हैं, इस फैसले को सुचारू रूप से लागू करने के लिए कौन सा व्यवस्था किया गया है। पुनः अगर किसी प्रकार का समस्या, उलझन उत्पन्न हो जाता है तो इसका निर्णय कौन करेगा। तो इस प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना जो बना रहता है, इस समस्याओं को निराकरण करने के लिए कोई भी संस्था तानाशाह न बने, कोई भी संस्था मनमानी रूप से कार्य न करे। इस प्रकार इस खामी को रोकने के लिए, इस त्रुटि को दूर करने के लिए भारतीय संविधान में एक व्यवस्था लाया गया है। इसके विभाजन कर दिया गया है। क्या विभाजन किया गया है? अधिकारों का पृथक्करण कर दिया गया है। वह क्या है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। विधायिका के द्वारा नियम कानून बनाए जाते हैं। ये संसद भवन के जितने भी जो सदस्य हैं, जो इसके अंग हैं, अवयव हैं, इसके जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, वे सभी विधायिका के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि इन सभी सदस्यों की सहमति से, सभी लोगों की सहमति से, सभी सदनों की सहमति से कोई भी नियम कानून बनाया जाता है। इसलिए ये सभी लोग विधायक। अब कार्यपालिका का प्रश्न उठता है, तो कार्यपालिका को हम लोग ध्यान में रखेंगे। कार्यपालिका 2 प्रकार का होता है। कार्यपालिका 2 प्रकार का होता है। कार्यपालिका 2 प्रकार का होता है। एक अस्थाई, दूसरा अस्थाई और अस्थाई। अब देखिए, हम अस्थाई कार्यपालिका किसको कहते हैं। अस्थाई कार्यपालिका जैसे लोकसभा या राज्यसभा के जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, ये भी कार्यपालिका हैं, लेकिन ये अस्थाई कार्यपालिका हैं, क्योंकि एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित समय के लिए जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। विशेष परिस्थिति में
पहले भी लोकसभा भंग होता है। राज्यसभा के सदस्यों का यानी चुनाव 6 वर्षों के लिए होता है। तो इस प्रकार से इनकी अवधि निश्चित नहीं होती है, विशेष कारण से पहले भी पद से हट जाते हैं। तो ये अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं। लेकिन अस्थायी कार्यपालिका वे होते हैं जो अब एक निश्चित अवधि तक, लंबा समय तक वे उस पद पर बने रहते हैं। वे हैं सरकारी नौकरशाह, IAS, IPS या अन्य जो है BDO, CO हैं, जो सरकारी सेवक हैं, ये लोग अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति एक लंबा समय तक 60-65 वर्ष की आयु तक, जब तक वे काम करने के योग्य रहते हैं तब तक उनको उस पद पर रखा जाता है। तो ये अस्थायी कार्यपालिका होते हैं। तो इस प्रकार से विधायिका के द्वारा नियम कानून को बनाया जाता है, कार्यपालिका के द्वारा नियम कानून को लागू करवाने का काम किया जाता है। कोई भी विधायिका के द्वारा बनाया गया नियम कानून को उल्लंघन करता है तो कार्यपालिका उसे गिरफ्तार करके और कहाँ भेजता है, न्यायपालिका के समक्ष उपस्थित कराता है और न्यायपालिका उसे उसके अपराध के अनुरूप, उसके कानून के उल्लंघन के रूप उसे अपने तरफ से दंडित करने का कार्य करता है। वह कौन है? न्यायपालिका का कार्य है। जो कानून को उल्लंघन करता है उसे दंड देना, सजा देना कार्य है। तो इस प्रकार से यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 भागों में विभाजन किया गया है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों के सहयोग से जो संसद के द्वारा, जो संस्थाओं के द्वारा नियम कानून पालित होता है वह व्यवहारिक रूप से सभी जनता के बीच लागू होता है।